हेलो फ्रेंड्स। क्या हाल चाल है। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। मैं टेक्निकल विशाल आज फिर से एक नए वीडियो में आप लोगों के सामने आ गया हूँ। आज हम लोग बात करने वाले हैं समास के क्वेश्चन, जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। समाज से हम लोग देखेंगे फ्रेंड्स कि इसके अर्थ एवं परिभाषा को देखेंगे। उसके बाद से समास के प्रकार को देखेंगे कि यह कितने प्रकार का होता है। उसके बाद से समास पहचानने का ट्रिक देखेंगे कि इसको हम लोग कैसे पहचानेंगे। फ्रेंड्स, मैं आपको ये दावा कर रहा हूँ कि वीडियो यदि आप लोग अंत तक देखते हैं तो आप लोगों को पूरा कुछ समझ में आ जाएगा। तो चलिए हम लोग बिना देर किए वीडियो को शुरू करते हैं। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे फ्रेंड्स समास के अर्थ एवं परिभाषा को। तो देखिए यहाँ पे मैंने अर्थ एवं परिभाषा समास का टाइप कर रखा है, आप लोग इसको पढ़ लीजिए। मैं पढ़ के बता दे रहा हूँ। तो देखिए, समास दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर बने हुए नए शब्द को समास कहते हैं। यानी कि दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर बने हुए एक नए शब्द को हम लोग समास कहेंगे। और समास का विपरीत व्यास होता है। ये भी एग्जाम में पूछा जाता है फ्रेंड्स कि समास का विपरीत क्या होता है। तो समास का विपरीत व्यास होता है, जबकि संधि का विपरीत विग्रह होता है। देखिए, समास का विपरीत पूछ देगा और ऑप्शन में विग्रह दे देगा तो लोग ऑप्शन मार विग्रह मार के चले आते हैं। लेकिन नहीं, समास का जो विपरीत होता है वो होता है व्यास, और संधि का विपरीत विग्रह होता है। उदाहरण के लिए हम लोग यहाँ पे देख लेंगे माता पिता, भाई बहन इत्यादि। तो यहाँ पर देखिए, माता और पिता दो शब्द आपस में मिलकर एक सार्थक शब्द बना रहे हैं ना। माता और पिता अलग अलग शब्द मिलके एक सार्थक शब्द बना रहे हैं, माता पिता। तो ये क्या हुआ, ये समास हो गए। भाई बहन, तो भाई अलग शब्द है, बहन अलग शब्द है, और दोनों एक साथ मिलकर एक सार्थक शब्द बना रहे हैं, तब हम इसे क्या कहेंगे कि समास कहेंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग देख लेते हैं इसमें आगे समास में। तो हम लोग देखेंगे समास के प्रकार। तो देखिए फ्रेंड्स, जो समास है वो समास होता है 6 प्रकार का। समास 6 प्रकार का होता है। और इसमें जो एक नंबर होता है वो होता है अव्ययी भाव समास, दूसरा तत्पुरुष समास, तीसरा द्वंद्व समास, और चौथा बहुब्रीहि समास, और पांचवा द्विगु समास, और छठा कर्मधारय समास। तो 6 समास होते हैं। और इसमें से क्वेश्चन पूछा जाता है कि किस समास का कौन सा पद प्रधान होता है। तो देखिए, अव्ययी भाव समास का प्रथम पद प्रधान होता है, और प्रथम पद को हम लोग पूर्व पद बोलते हैं और दूसरा पद को उत्तर पद बोलते हैं। आप लोग ये भी याद रखिएगा। और तत्पुरुष समास का दूसरा पद प्रधान होता है, और द्वंद्व समास का दोनों पद प्रधान होता है, और बहुब्रीहि समास का कोई तीसरा पद प्रधान होगा। न पहला पद प्रधान होगा न दूसरा, बल्कि कोई तीसरा पद प्रधान होगा। ये पद प्रधानता आप लोगों को आगे समझ में आ जाएगी। ठीक है, तो आप लोगों को रटने की ज़रूरत नहीं है, एक दो बार इसको देखिएगा, आप लोगों को खुद याद हो जाएगा। तो देखिए, पहला का पहला पद प्रधान होगा, दूसरा का दूसरा, और तीसरा में दोनों पद प्रधान हो जाएंगे, और चौथा में न पहला प्रधान होगा न दूसरा पद प्रधान होगा, बल्कि कोई तीसरा पद प्रधान होगा। तो उम्मीद करता हूँ ये प्रकार समझ में आ गए होंगे और पद प्रधानता समझ में आ गई होगी। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, एक एक करके देख लेंगे कि सभी को पहचाने कैसे कि ये कौन सा समास है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे देखेंगे फ्रेंड्स कि समास के पहचानने का ट्रिक। ठीक है, जो समास को पहचानने का ट्रिक है हम लोग उसी को देखेंगे कि इसका ट्रिक क्या है समास पहचानने का। तो समास पहचानने का ट्रिक में एक नंबर फ्रेंड्स है अव्ययी भाव समास। ठीक है, अव्ययी भाव समास। तो इसके शुरू में यथा, प्रति, बे, भर होता है। तो जिस भी शब्द के शुरू में यथा, प्रति, बे, भर हो वो अव्ययी भाव समास होगा। और शब्दों की पुण्य व्यक्ति हो। देखिए यहाँ पे थोड़ा सा टाइपिंग में मिस्टेक हुआ है फ्रेंड्स, ये नहीं होगा, यहाँ पे पुनरावृत्ति होगा। ठीक है, शब्दों की जहाँ पुनरावृत्ति हो उसे हम लोग क्या कहेंगे, तो अव्ययी भाव समास कहेंगे। शब्दों की पुनरावृत्ति, आप लोग पुनरावृत्ति लिख लीजिएगा लोग। पुनरावृत्ति, जहाँ शब्दों की पुनरावृत्ति हो उसको हम लोग बोलेंगे, क्या बोलेंगे उसको, तो उसको हम लोग बोलेंगे अव्ययी भाव समास। अब जैसे में उदाहरण हम देख ले रहे हैं, उदाहरण से सब कुछ समझ में आएगा। तो प्रतिदिन, तो देखिए यहाँ पे प्रतिदिन में शुरू में इसके प्रति लगा है। प्रत्येक, प्रत्येक के शुरू में भी प्रति होगा, क्योंकि प्रति प्लस एक बराबर प्रत्येक होता है। तो इसके शुरू में भी प्रति लगा है, तो ये अव्ययी भाव समास हो जाएगा। बेकसूर, इसके शुरू में बे लगा है, तो यहाँ पे यथा, प्रति, बे, भर हम लोगों ने लिखा है ना, जिसके शुरू में यथा, प्रति, बे, भर हो वो अव्ययी भाव समास होगा। तो बेकसूर में भी बे है। भरपेट, भरपेट के शुरू में भर है, तो ये भी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, तो ये अव्ययी भाव समास हो जाएगा। अब हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि रातों रात, हाथों हाथ, दिनों दिन, ऐसे वर्ड होते हैं। तो इसमें शब्दों की पुनरावृत्ति हो रही है ना, रातों रात, हाथों हाथ,
दिनों दिन। तो जहाँ भी शब्दों की पुनरावृत्ति हो, शुरू में यथा प्रति बेभर हो, वो क्या हो जाएगा, तो वो हो जाएगा अव्ययी भाव समास। तो अव्ययी भाव समास उम्मीद करता हूँ आप लोग समझ गए होंगे, इसमें आप लोगों को कोई डाउट नहीं रहा होगा। अब हम लोग 2 नंबर देखेंगे तत्पुरुष समास। तो तत्पुरुष समास को पहचानने का क्या ट्रिक होता है, तो आइए हम लोग देख लेते हैं तत्पुरुष समास को पहचानने का ट्रिक। तो यहाँ पे देखिए 2 नंबर मैंने लिखा है तत्पुरुष समास। इसमें विभक्ति चिन्ह का लोप, थोड़ा यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक हुआ है फ्रेंड्स, लोप होगा यहाँ पे, विभक्ति चिन्ह का लोप होता है। ठीक है, इसमें जो होता है वो विभक्ति चिन्ह का लोप होता है। जैसे में राजपुत्र यानी कि राजा का पुत्र, रसोई घर, घर के लिए रसोई इत्यादि। तो देखिए इसको हम लोग पहचानेंगे कैसे, इसमें विभक्ति चिन्ह का लोप होगा। विभक्ति चिन्ह पहले क्या होता है, तो जो का, के, की, रा, रे, री, के, लिए, में, पै, पर, ये सब जो होते हैं वो विभक्ति चिन्ह होते हैं और वो छुपे होते हैं शब्द में ही। जैसे में यहाँ पे राजा है, तो राजा को हम लोग बोल सकते हैं ना राजा का पुत्र, तो इसमें का विभक्ति चिन्ह छुपा हुआ है, का विभक्ति चिन्ह छुपा हुआ है, तो ये क्या हुआ, तत्पुरुष समास। रसोई घर, तो घर के लिए रसोई, तो इसमें के लिए विभक्ति चिन्ह छुपा हुआ है ना, तो इसको हम लोग बोलेंगे तत्पुरुष समास। तो जिसमें भी विभक्ति चिन्ह का लोप रहता है हम लोग उसको तत्पुरुष समास बोलते हैं। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे फ्रेंड्स। तो क्वेश्चन नंबर 3 हमसे पूछ रहा है कि द्वंद्व समास, सॉरी देखिए टॉपिक नंबर 3 हम लोग देख रहे हैं द्वंद्व समास। तो द्वंद्व समास को पहचानने का ट्रिक क्या है फ्रेंड्स, कि दोनों शब्द एक दूसरे के विपरीत होते हैं। तो द्वंद्व समास में जो भी होगा वो शब्द एक दूसरे के विपरीत होंगे। जैसे में राजा रंक, तो राजा का विपरीत रंक होता है। भाई बहन, भाई का विपरीत क्या हो जाएगा, बहन हो जाएगा। और माता का पिता हो जाएगा, उसके बाद से पति का पत्नी, दिन का रात। तो ये जहाँ भी आप लोगों को एक दूसरे के विपरीत शब्द मिल जाए वो आप लोग समझ जाइएगा कि ये द्वंद्व समास है। तो उम्मीद करता हूँ कि द्वंद्व समास भी आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब हम लोग 4 नंबर समास देख लेंगे फ्रेंड्स। तो 4 नंबर समास, रुक जाइए मैं, हाँ चलिए यहाँ से देख लेते हैं हम लोग 4 नंबर समास। तो 4 नंबर समास इसमें क्या है कि बहुब्रीहि समास। तो बहुब्रीहि समास में है, पहचानने का इसका ट्रिक क्या है, तो इसमें अधिकतर देवताओं का नाम ही होता है, देवताओं का ही नाम होता है। तो जो बहुब्रीहि समास होता है ना, इसमें अधिकतर देवताओं का ही नाम होता है। उदाहरण देख लेते हैं, जैसे में हो गया लंबोदर, नीलकंठ, चतुरानन, चतुर्भुज, पितामह इत्यादि। तो लंबोदर अर्थात गणेश भगवान को हम लोग लंबोदर बोलते हैं। उसके बाद से नीलकंठ, नीलकंठ शंकर भगवान को बोलते हैं। चतुरानन हम किसको बोलते हैं, तो ब्रह्मा जी को हम लोग चतुरानन बोलते हैं, जिन 4 हाथों वालों को। और चतुर्भुज, सॉरी चतुरानन यानी 4 मुखों वाले को हम लोग बोलते हैं चतुरानन। और चतुर्भुज यानी 4 हाथों वालों को हम लोग बोलते हैं चतुरानन। और पितामह किसको बोलते हैं, तो ब्रह्मा जी को हम लोग पितामह बोलते हैं। तो जितने भी देवताओं के नाम होते हैं वो बहुब्रीहि समास के अंतर्गत आते हैं। आप लोग इसको भी याद रखिएगा। अब हम लोग 6 नंबर क्वेश्चन, सॉरी फ्रेंड्स 5 नंबर टॉपिक हम लोग देख लेंगे। तो 5 नंबर टॉपिक हमसे बोल रहा है कि द्विगु समास। द्विगु समास में क्या होता है फ्रेंड्स, जिस भी शब्द में संख्या की बात हो उसे द्विगु समास में रखते हैं। यानी कि जिस भी शब्द में संख्या की बात हो उसे हम किस में रखेंगे, तो द्विगु। द्वि यानी कि 2 होता है ना, रुक जाइए थोड़ा, हाँ चलिए, द्वि यानी कि द्विगु समास से आप लोग समझ रहे हैं। द्वि यानी क्या होगा, 2, तो 2 यानी संख्या। तो ऐसे आप लोग याद रखिएगा कि जहाँ भी हमें संख्या की बात करें, जिस भी समास में संख्या की बात हो उसमें द्विगु समास, उसे द्विगु समास में हम लोग रखते हैं। जैसे में क्या है, दोपहर है, द्विवेदी है, त्रिरत्न है, त्रिभुज है, चौराहा है, पंचामृत है इत्यादि। तो देखिए दोपहर में 2, दोपहर में जो है वो 2, तो 2 यानी कि क्या हुआ, ये संख्या हुआ। उसके बाद से उसी तरह क्या है, तो द्विवेदी में 2 यहाँ पे संख्या की बोध हुआ। उसके बाद से त्रिरत्न, 3 यानी 3, यहाँ पे संख्या का बोध कराया। तो इसी तरह हमें जो भी संख्या का बोध कराएगा हम उसको किस में रखेंगे, तो उसको हम लोग रखेंगे द्विगु समास में। ठीक है फ्रेंड्स। और देखिए त्रिभुवन में 3 यानी कि यहाँ पे 3 का बोध हो रहा है, तो इसको भी हम लोग द्विगु समास में रखेंगे। चौराहा यानी 4 का बोध हो रहा है, तो इसको भी हम लोग किस में रखेंगे, तो इसको भी हम लोग रखेंगे द्विगु समास में। पंचामृत यानी कि पंच यानी कि 5 यानी कि 5 का बोध हो रहा है, तो ये द्विगु समास है। तो आप लोग जहाँ भी संख्या देखने के लिए मिलेगा आप लोग उसको द्विगु समास में रखिएगा। अब लास्ट हम लोग समास देखेंगे 6 नंबर समास। इसके बाद एक नोट्स मैंने लिखा है, लास्ट में एक छोटा सा नोट है जो कि आप लोगों को ध्यान में रखना होगा। तो पहले हम 6 नंबर समास देख लेते हैं फ्रेंड्स। तो 6 नंबर समास है कर्मधारय समास। तो कर्मधारय समास में क्या होता है कि विशेष से विशेषण की बात हो या किसी से तुलना किया जाए,
तब हम लोग कर्मधारय समास में उसको रखेंगे। जब भी विशेष से विशेष की बात हो या किसी से तुलना कर दिया जाए तब हम लोग उसको किस में रखेंगे, तो उसको हम लोग रखेंगे कर्मधारय समास में। तो देखिए चंद्रमुख, जिनका चंद्रमा के समान मुख हो, तो ये तुलना हो रहा है ना, चंद्रमा के समान मुख जिसको होता है उसको हम लोग बोलते हैं चंद्रमुख। उसके बाद से चरण कमल, कमल के समान जिसका चरण हो उसको हम लोग बोलेंगे चरण कमल, तो ये भी तुलना हो रहा है। उसके बाद से महापुरुष, तो देखिए महापुरुष में क्या होगा, इसमें विशेष से विशेष होगा। महा जो होगा वो विशेष से है, ठीक है, और विशेषण है, और पुरुष जो है वो क्या है, वो विशेष से है। तो इसमें पुरुष की विशेषता बताई जा रही है ना, महापुरुष, तो इसको हम लोग क्या किस में रखेंगे, तो इसको हम लोग रखेंगे कर्मधारय समास में। अब देखिए यहीं पे अगर पुरुषोत्तम होता ना, तब हम लोग उसको कर्मधारय समास में नहीं रखते, अव्ययी भाव तत्पुरुष समास में रखते, क्योंकि उसमें विभक्ति चिन्ह का लोप हुआ है। देखिए पुरुषोत्तम, पुरुषों में उत्तम, यानी कि में विभक्ति चिन्ह का लोप हुआ है, तो उसको हम लोग रखते तत्पुरुष समास में। तो आप लोग समझ गए होंगे, लेकिन यहाँ पे महापुरुष है तो महा जो है वो विशेषण है और पुरुष विशेष से हो जाएगा। तो विशेष से विशेषण की जहाँ बात होगी वहाँ हम लोग रखेंगे कर्मधारय समास में, और जहाँ पे बात होगी विभक्ति चिन्ह की लोप की वहाँ हम लोग रखेंगे तत्पुरुष समास में। तो ये समझ गए होंगे फ्रेंड्स। अब हम लोग लास्ट जो नोट बनाए हैं वो देख लेते हैं कि नोट में आप लोगों को याद क्या रखना है। तो नोट में आप लोगों को यही याद रखना है फ्रेंड्स कि देखिए जब ऑप्शन में बहुब्रीहि, द्विगु तथा कर्मधारय दिया हो तो बहुब्रीहि ही चुनेंगे। इसका मतलब क्या हुआ कि मान लीजिए यहाँ पे अगर आप लोगों को पूछ दे चतुर्भुज, तो चतुर्भुज में आप लोगों को तो लग रहा है कि 4 का बोध हो रहा है, तो ये द्विगु होगा, ठीक है। लेकिन चतुर्भुज जिनका 4 भुजा हो उसको भी हम लोग चतुर्भुज बोलेंगे, तो ये लग रहा होगा कि बहुब्रीहि होगा। और आप लोग और किसी को लग रहा है कि कर्मधारय होगा, लेकिन नहीं। देखिए बहुब्रीहि और द्विगु और कर्मधारय में यदि ऑप्शन में तीनों दिया हुआ हो तब हम लोग बहुब्रीहि मारेंगे, और बहुब्रीहि न दिया हो तब हम लोग द्विगु को ऑप्शन में टिक करते हैं। लेकिन यदि बहुब्रीहि दिया हुआ हो और ऐसे शब्द आए तब हम वहाँ पे क्या करेंगे कि बहुब्रीहि, जहाँ हमको लगे कि ये द्विगु भी होगा, कर्मधारय भी होगा, बहुब्रीहि भी होगा, तो ऑप्शन में देखेंगे कि यदि बहुब्रीहि उसमें है तो हम लोग सबसे पहले बहुब्रीहि का ही प्रयोग करेंगे। यदि बहुब्रीहि उसमें नहीं है तब हम लोग उसमें द्विगु या कर्मधारय का प्रयोग करेंगे। तो फ्रेंड्स उम्मीद करता हूँ वीडियो आप लोगों को बहुत हेल्पफुल लगा होगा। फ्रेंड्स आपको थोड़ा सा भी वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए फ्रेंड्स। तो आपको अगर कोई भी डाउट इसमें रहा होगा तो प्लीज़ हमसे कमेंट करके पूछिएगा, मैं आप लोगों का रिप्लाई ज़रूर कर दूंगा। तो थैंक्स फॉर वॉच माय वीडियो, मिलते हैं फिर एक नए वीडियो में।